Hello everyone, I'm Dheeraj Kharbanda, Chartered Accountant by profession. Welcome to the Trinity IAS. हम सब आप लोगों के बीच में नया सिलेबस, नया कोर्स लेकर आ रहे हैं जो कि बीपीएससी का रहने वाला है। बीपीएससी का 70th प्रोग्राम जो होने वाला है, उसके लिए आप सभी के लिए हम एक नया कोर्स जो है हमारा कोर्स ये लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी आपको YouTube चैनल पर स्टार्टिंग प्रमोशनल वीडियोस भी मिलेंगी और लेटर स्टेजेस पर हम इसको अपनी ऐप पर भी लेकर आएंगे। तो ट्रिनिटी आईएएस के साथ जुड़ने का आपके लिए ये बेहतरीन मौका है, जिसके थ्रू आप अपने सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मैं धीरज खरबंदा आप लोगों के साथ जो सब्जेक्ट शेयर करूंगा बच्चों, ये रहेगा इकोनॉमिक्स। आपको पता है आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिक्स का कितना जो इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो यहां पर हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या कवर करना है। मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाला हूं, स्कीम्स कवर करने वाला हूं, कमेटीज कवर करने वाला हूं, इकोनॉमिक्स सर्वे हम कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स बजट के जो आने वाला है, जो आ चुका है, जो अभी 23 जुलाई को आया है बजट, इसके बारे में भी हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो यहां पर आपको हर चीज प्रैक्टिकल सिनेरियो में कवर की जाएगी। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, जिसे आप पीवाईक्यू कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, उन्हें हम कंप्लीट तरीके से आप लोगों के बीच में रखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स भी हम शेयर करेंगे। क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी ऐप पर इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करना है। उसके बाद आप लोगों की जितनी भी टेंशन्स हैं लाइफ की, वो आप हमें दे देंगे और आपका ये जो सिलेबस है, इसको पूरा कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। हमारी एक टीम है जो ट्रिनिटी आईएएस की है, जिसमें हमारे साथ प्रभात सर हैं, अनुपम सर हैं, जो हम सब मिल करके इस पर्टिकुलर कोर्स को आप लोगों के बीच में रखने वाले हैं। आपने सिर्फ ये करना है बच्चों, इस चैनल को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और अपने जो आपके कोर्सेज हैं इसे व्यू करना है। आइए जी, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं प्रभात सर के पास। मेरा नाम प्रभात रंजन हुआ और मैं आपको हिस्ट्री और बिहार स्पेशल और कभी कभी करंट का बैच लेके आऊँगा आपके लिए। तो आप लोग के करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक डाउन ठोकना है और शेयर करना है जरूर अपने दोस्तों के बीच में जो गांव में बैठे हैं, सुदूर गांव में बैठे हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ट्रिनिटी आईएएस की तरफ से स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है 17वीं बीपीएससी के लिए। और इसमें पता है सीटें कितनी हैं, आप लोग जान के आश्चर्य होंगे कि 1000 प्लस सीटें हैं और इसमें सीटों की संख्या 200 प्लस एसडीएम है। हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ अनुपम सर हैं और ये धीरज सर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। अनुपम सर पॉलिटी के एक्सपर्टीज हैं और विभिन्न संस्थाओं में पढ़ाए भी हैं और धीरज सर भी यहीं किए हैं। तो हमने सोचा कि हमने विचार किया संस्था द्वारा क्यों ना बच्चों को एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाए ताकि बच्चों को क्या हो, तैयारी में धार मिले और सिलेक्शन के करीब पहुंच जाए वो लोग। तो हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है 17वीं बीपीएससी। बाकी डिटेल लास्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले अनुपम सर परिचय देंगे और बताएंगे। दोस्तों, मैं अनुपम सर आप सबका स्वागत करता हूं ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपका कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं, ये वादा है आपसे। एक बार आप क्लास में आइए और पूरे क्लास को यूट्यूब के माध्यम से पीवाईक्यू सीरीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन को आप जरूर अटेंड करिए। अगर आगे आपको पसंद आता है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आगे आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली उस कोर्स को लेंगे और जो कोर्स एक बहुत ही सस्ते दामों में आपको दिया जाएगा, जिसके पूरा वर्थ होगा, आपका एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पे सारे नंबर शेयर किए जाएंगे, आप लोगों को सारे लिंक दिए जाएंगे। आप किसी भी टाइम 24/7 अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके 150 क्वेश्चन में जो पूरा डिस्कशन और पूरा कोर्स होगा, 120 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। इसके लिए मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं, बशर्ते आप पूरे सिलेबस को कवर करें। जो एग्जाम का पैटर्न है उस एग्जाम को फॉलो करें और उस एग्जाम को देखते हुए अपनी पूरे प्रिपरेशन को रेडी करें। हाँ, एक चीज और, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता है। एग्जाम में आप ही को जाना है, आप ही को एग्जाम देना है, आप ही अपनी आंसर शीट फिल करेंगे। हम आपको पढ़ा सकते हैं, आप रिवाइज करिए। रिवीजन
आप हमसे पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, लेकिन आपके लिए जो मेरा एक संदेश है या जो मेरा एक मैसेज है जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप पूरी तरीके से अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न का कोई भी एग्जाम, तो सोचो, खुद सोचो कितना आसान है। क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, उसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ आंसर को चूज करना है। 4 में से या 5 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, या तो वो दिया होगा या नहीं दिया होगा, आपको उसको चूज कर लेना। और ज़्यादातर आंसर्स दिए रहते हैं, 150 में 130 क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं। तो अगर आपने चीज़ों को सही से रिवाइज किया है, अगर आपने पढ़ा है और आपके आंखों के सामने से वो चीज़ गुजरी है और आप एक क्यूरियस विद्यार्थी हैं, आप अपने प्रिपरेशन में पूरा मन लगाते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो चीज़ आप रिवाइज ना किए हो। हाँ, ये भी सही है कि कमीशन के पेपर में 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, और वैसे भी मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शंस आएंगे या 5 ऑप्शंस आएंगे, तो आपको चूज करने में इतना टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि 25% तो अगर एक ऑप्शन भी पकड़ के आप टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। एक नॉर्मल रेशियो में बता रहा हूँ। तो बात ये नहीं कि आपको सेलेक्ट होना है प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो सबसे बड़ी बात है कि उस प्रीलिम्स के एग्जाम में जाने के लिए जो चीज़ आप रिवाइज और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, हाँ ये आपसे प्रॉमिस है, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का पार्ट है पॉलिटी का, और लगभग ही पिछली बार 13 क्वेश्चन पूछे थे और 17 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आए थे। तो इन दोनों यूनिट में मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि शायद ही कोई क्वेश्चन 1% का चांस है कि आपसे मिस होगा, वो क्वेश्चन डेफिनेटली डिस्कस होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज उसको खींच देते हैं, तो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम किसी चीज को दूसरे वे से देखते हैं, कमीशन उसको दूसरे वे से देखता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी से भी नॉर्मली एज अ लेमैन पूछ दिया कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, तो एक बड़ा सामान्य सा उत्तर है कि कोई भी व्यक्ति इसका जवाब दे देता है 5 वर्ष। गलत भी नहीं है, लेकिन अगर इसको कमीशन ने पूछ दिया कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, तो आपको यही बताना कि संवैधानिक रूप से कोई लिखित कार्यकाल प्रधानमंत्री का नहीं है। अब इसका उत्तर क्या है कि अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि क्या भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि भारत में चुनाव लोकसभा का होता है, और जिस पद का चुनाव ही नहीं होता है उस पद का आप कार्यकाल कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो यही एक छोटी छोटी बातें, कमीशन को, किसी भी आयोग को यह पता होता है कि छात्र गलती कहां पे करेगा, और वो उसी गलती पे आपसे खेल जाते हैं। अच्छा, पीसीएस के कंपटीशन में एक खास बात ये आ गई है कि चूंकि एज सीरीज काफी लंबा कर दिया है, 37 तक है सर ने, 21 से 37 तक का एज लिमिट कर दिया, तो 18 अटेम्प्ट्स हो जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, रियल में कंपटीशन कहां बढ़ता है कि आपका कंपटीटर बहुत टफ होता है। जैसे एक ऐसा भी लड़का होगा जो 21 या 22 में एग्जाम दे रहा होगा, और दूसरी तरफ कोई ऐसा भी लड़का होगा जो 35 प्लस या 37 या लास्ट अटेम्प्ट दे रहा होगा। और बात ये नहीं है, बात ये कि कोई 3-4 इंटरव्यू देके एक अच्छा लंबा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। अब आप अभी एक कहते हैं कि PYQ कर लीजिए, सबको पता है कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चंस कर लेना चाहिए। बात ये नहीं कि रिपीटिशन होगा, बात ये होगी कि आपको अपने विषय की समझ मिलती है, उससे एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक क्वेश्चंस का फ्लो मिलता है आपको, कि आपको क्वेश्चंस को देखने का एक नज़रिया बनता है। आप जब बुक्स को पढ़ोगे, आप जो नोट्स को पढ़ोगे, जो मटेरियल मिलेगा, या मैं ही लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को पॉइंट आउट कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से टिल्ट किया है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पुराने क्वेश्चंस किसी भी कमीशन के बहुत ज़रूरी होते हैं। बात जानने की नहीं होती, जानता अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और साल 6 महीने का टाइम आपने दिया है जेन्युइन तरीके से, अगर आपने मेहनत की है, तो मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है, और बिल्कुल है, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है आपको। समस्या क्या आती है, तो समस्या ये आती है कि उस चीज को उस वे में आप नहीं समझ पाए कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे अगर बहुत से प्रिंसिपल ऐसे, अगर पॉलिटी में जैसे मैप पे अगर हम चलें, जियोग्राफी की बात करें, तो मैप की लोकेशंस बच्चों को क्लियर नहीं है।
जैसे मोटा मोटा कुछ देख लिए, और अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आप गौर से देखोगे तो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मैप से कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, लगभग 440 आर्टिकल है, 395 रिटेन है, उसमें क्लॉजेज हैं। अब क्वेश्चंस पिक कहाँ से करता है, तो जैसे आपका प्रिएम्बल का पोर्शन हो गया, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही नहीं है, अभी तो गनीमत है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, शेड्यूल से एक क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, शेड्यूल वाले क्वेश्चन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाले क्वेश्चन, मैं आपसे लिटरली बता रहा हूं कि ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं। इनमें गलती मतलब कि आपने ब्लंडर किया, एक होता है कि एक क्षमा वाला अपराध होता है कि आपने कोई गलती की, बच्चे ने बदमाशी की, उसको क्षमा कर दिया जाता है, क्षम्य अपराध। एक होता है अक्षम्य अपराध। तो अगर जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं पीसीएस का या आईएएस का या कोई भी सिविल सर्विस टीचिंग, आप कंपटीशन में, तो कोई बहुत टेढ़ी चीज पूछ दी, मान लो चोल एडमिनिस्ट्रेशन के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई पॉइंट उठा के पूछ दिया, इतिहास से एग्जाम्पल ले लिया मैंने, या सेंटर स्टेट रिलेशन के, बिजनेस रिलेशन का, ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत की कोर सेक्शन कोई जाके पूछ दिया, वहां गलती होती है तो वो क्षम्य है आपके लिए कि ठीक है भाई, नहीं ध्यान जाता है। मतलब ज्यादातर लोग 99% लोग उतना डीपली, उतना कीनली उसको नहीं पढ़ पाते। लेकिन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के आर्टिकल्स में गलती कर गए, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में गलती कर गए, शेड्यूल्स में आप गलती कर गए, 12 शेड्यूल है उसमें आपको नाम नहीं याद आया, तो ये अक्षम्य अपराध है मेरे हिसाब से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसकी क्षमा नहीं मिल सकती है। और एक चीज और याद रखिएगा, जिसको जो लोग दिए होंगे 1-2 अटेम्प्ट, इसको अनुभव में भी आया होगा उनके, होता क्या है कि प्रीलिम्स एग्जाम आप इसलिए नहीं फेल होते हो कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, जो मेरा भी अनुभव है, फेल आप इसलिए होते हैं कि आपको जहां गलती नहीं करनी चाहिए थी आपने वहां गलती कर दी। तो आपको प्रीलिम्स में क्या हो गया, प्रारंभिक परीक्षा में आपको गलतियों को रोकना है कि गलती जितना आपको, देखो ऐसा भी नहीं कि गलती नहीं होगी, 150 क्वेश्चंस है तो ह्यूमन एरर बोला जाता है, उसको मानवीय भूल कहा जाता है। तो 3 से 4 क्वेश्चंस तो मैं मान के चलता हूं कि गलत हो ही जाएंगे सॉरी, उसको आप परीक्षा का दबाव समझ लीजिए, या कई बार पूछता है यस मार देते हैं नो पे, या पूछ रहा है नो मार देते हैं यस पे, रीडिंग मिस्टेक। और कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना, क्वेश्चन का लास्ट का पॉइंट नहीं पढ़ते हैं, हम अपना दिमाग पढ़ ले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो बड़ा उत्साहित हो गया बच्चा, तो उस चक्कर में भी तो 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक की गलतियां आपके लिए क्षम्य अपराध है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप 10 क्वेश्चन अब ह्यूमन एरर में जा रहे हैं तो वो अक्षम्य अपराध है। इसीलिए जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो PYQ सीरीज से करेंगे। पूरी की पूरी PYQ सीरीज आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। डेली आपको 2 से 3 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। ऐप के थ्रू आपको 3 घंटे का क्लास मिलेगा, उसका हमने नाम रखा है क्विक रिवीजन बैच। आप एक बार उससे जुड़िए। अगर आपके पैसे की सार्थकता नहीं रही, जो भी आप देंगे 100-200 रुपए, अगर वो भी आपको सार्थक नहीं लगा तो आप मुझे पत्र लिखिएगा, वो पैसा भी हम आपको रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर वाकई हमारे लिए सार्थक नहीं हुआ, तो ईमानदारी आपकी भी देखी जाएगी। लेकिन मैं ये आपको वादा कर रहा हूं कि कोई भी पोर्शन, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं छूटेगा। और भी हमारे टीम में मेंबर्स हैं, अभी कुछ मैम लोग हैं, बाई चांस आज नहीं आ पाए हैं, तो हमने चूंकि डेट अनाउंस कर दिया था इसलिए हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। और कल से आपको YouTube पे ट्रिनिटी IAS पे क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। बाकी 17th BPSC के बारे में प्रभात सर अब आपसे पूरे एग्जाम में कितनी सीट्स हैं, क्या है और किस तरह से परीक्षा होगी, इसको चर्चा करेंगे। और आगे मैं आपसे ये बार बार प्रॉमिस कर रहा हूं कि प्लीज आप एक बार PYQ सीरीज को अटेंड करिए, आपको दिखाया जाएगा। आपको बहुत से PYQ सीरीज मिले होंगे जिसमें ये बता दिया था कि इसका आंसर ये है, जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और बोल दिया कि अनुच्छेद 21 में है, तो नीचे लिखा है आर्टिकल 21, उसको टिक मारेगा, इसका आंसर ये है। बात ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सोचने वाली बात है, 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई है। इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंट भी इसको विड्रू नहीं कर सकता इस राइट को आपसे पावर से। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इन अनुच्छेदों में ऐसी क्या बात है। अनुच्छेद 21 आज के समय में
भारतीय संविधान का सबसे गतिशील अनुच्छेद है, सबसे इसकी डायनेमिक इंटरप्रिटेशन, सबसे ज्यादा इसकी गतिशील व्याख्या, यानी कि समयानुसार व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी अनुच्छेद की है तो वह है अनुच्छेद 21 की। इसी तरह से ये दिखाया जाएगा कि किस केस में क्या डिसीजन आया। जैसे एक क्वेश्चन बिहार में भी पूछा, आईएएस में भी पूछा, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, उस पर एक बार केस भी पूछ लिया और 3 से 4 बार तो ये पूछ चुका है किस अनुच्छेद में है। बच्चों ने याद कर लिया कि अनुच्छेद 21। लेकिन जब आप PYQ को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, हो सकता है कि एक दिन में हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करें, लेकिन उस डिस्कशन को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। उस डिस्कशन को आप YouTube से लेके ईमानदारी से देखिएगा। आपको उस डिस्कशन में दिखाई देगा कि आप जो जानते थे और उस डिस्कशन के बाद उस आर्टिकल को लेके जो नज़रिया बनता है उस चीज़ का, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। तो न्याय एक बड़ा आसान सा शब्द है। न्याय सारे मूल्यों का, सारे आधुनिक मूल्यों की जननी है न्याय। तो ये कैसे है, कहाँ से ये मूल्य शुरू हुए, क्यों लिए गए, क्यों भारतीय संविधान में इस क्रम में रखा गया, तो इन सारी बातों को हम एक एक लेक्चर में और एक एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे और बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा, और सबसे बड़ी बात बहुत मूल्यवान होगा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube पे ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। और अगर आपको वो डिस्कशंस पसंद आते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे ऐप पे आइए, वहाँ से कोर्स लीजिए, वो सारा आपके लिए वर्दी होगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बाकी इस एग्जाम के बारे में, 70th BPSC के बारे में एक बार कुछ धीरज सर बोलना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, फिर प्रभात सर इस एग्जाम के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। धीरज सर बताइए कि इकोनॉमिक्स की जो है बच्चे कैसे टैकल करें, क्योंकि प्रश्न जो देखे गए 69 BPSC में थोड़े टिपिकल थे, इजी टू मॉडरेट थे, मैक्सिमम मॉडरेट ही थे और वो कभी एडवांस लेवल पहुंच गए थे। तो धीरज सर बताएंगे कैसे इसको टैकल करना है हम लोग को। देखिए जी, मैं आप लोगों के साथ जो इकोनॉमिक्स को रखने वाला हूं बच्चों, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो के तौर पर मैं आपके साथ ये रखना चाहूंगा। अगर आप देखते हैं आज के हमारे प्रेजेंट टाइम में, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, आप बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी कंट्री का पार्ट हैं। बच्चों, हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, हमारी कंट्री कौन सी है? बेसिकली ये है इंडिया। इंडिया का मतलब क्या होता है बच्चों? एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 25A, इंडिया मीन्स द मेन लैंड ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, territorial waters into the sea, subsoil and seabeds beneath the territorial waters, continental shelves, exclusive economic zones and other maritime zones as defined in this Act 1976 and the air above the said land and water। तो कहना मैं क्या चाहता हूं आप लोगों के सामने, मैं सिर्फ इतना रखना चाहता हूं कि हम आंसर्स को सिर्फ चूज नहीं करेंगे, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्टअप करना है। जब तक ये नहीं पता होगा कि हम जो करने जा रहे हैं उसकी डेप्थ नॉलेज कितनी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया क्या होता है, जब तक हमें अपने देश के बारे में नहीं पता चलेगा, हम उसकी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके लिए जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। और वहां के लिए अगर मैं बात करूं तो मनी एंड बैंकिंग, जो हमारा फेमस और मेन स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, जो बैंकिंग हमारी कंट्री की नींव है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे, डिटेल्ड वे में हम कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज ये चीजें मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता ही आता है, और अगर हम बात करें यहां पर मनी एंड बैंकिंग से आता है, टैक्सेशन से आता है। आप मुझे बताइए टैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ टैक्स? सब कहते हैं यस, इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं तो दिल पर हाथ रखकर बताइए, आर यू विलिंग टू पे द टैक्स? Nobody in our country is willing to pay the tax. We all are forced to pay the tax under force of an act or law. किसी भी कानून के अंतर्गत जब गवर्नमेंट हमसे कुछ जबरदस्ती चार्ज करती है तो उसे हम बोलते हैं टैक्स। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। मैं कहना यह चाहता हूं, ये टर्म्स आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जब आप आंसर चूज करेंगे तो आपके माइंड में गलत आंसर आपको नहीं देखना है, आपने सीधा करेक्ट को चूज करना है। तो उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली बजट में हमारी गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडेक्सेशन को खत्म किया है, फिर उसमें कुछ चेंजेस लाए और बोला कि अगर 23 जुलाई से पहले कुछ हुआ है तो वहां हम इंडेक्सेशन अलाउ करेंगे। तो ये इंडेक्सेशन होता क्या है?
ये सब चीजें मैं आपके साथ डिटेल्ड वे में रखने वाला हूं। मुझे बताइए, क्या आप अपने आप को किसी अधिकारी से कंपेयर कर सकते हैं आज के प्रेजेंट सिनेरियो में? आंसर इज नो। वो स्टेज भी आएगी जब आप अपने आप का कंपैरिजन कर सकते हैं किसी और के साथ। तो उसके लिए दो चीजों का कंपेरेबल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इंडेक्सेशन हमारी कंट्री में बहुत जरूरी था। अगर मैं बात करूं, आपने अपना घर फॉर एग्जांपल 1980 में परचेस किया है और आज आप उसे 2024 में बेच रहे हैं, तो 1980 में जिस वैल्यू पे आपने परचेस किया होगा और जिस प्राइस पे आप उसे आज बेच रहे हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। आपको नजर आएगा, लॉ मेकर्स को नजर आएगा कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसे हम कैपिटल गेन्स के नाम से जानते हैं, और इस पे हम लॉन्ग टर्म का टैक्स लगाते हैं 20% का अंडर सेक्शन 112। तो आप सोचिए, ये दोनों चीजें कंपेरेबल नहीं है। एक है 1980 की वैल्यू और एक है 2024 की वैल्यू। तो 1980 की वैल्यू को आज की डेट में हम कन्वर्ट करके लाएंगे और इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं इंडेक्सेशन। तो जब हम इंडेक्स करके कोई चीज को, पुरानी चीज को आज की डेट में लेकर आते हैं और फिर उसे कंपेयर करते हैं आज की सेल वैल्यू से, तो वहां जाकर एक्चुअल में पता चलता है कि हमारे को गेन हुआ है या लॉस हुआ है। बच्चों, गेन होगा तो उस पर हमें टैक्स देना होगा, और अगर इन केस लॉस हो जाता है तो उस लॉस का भी ट्रीटमेंट हमारे लॉ में लिखा है। ये नहीं है कि कोई भी चीज हमारे लॉ में अनटच्ड है, बट वो देखना होगा कि आप उस चीज को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका टीचर आपको वो चीज बता रहा है या नहीं बता रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बारीक से बारीक इन डिटेल जाकर के डेप्थ में हर चीज को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन, 13 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ मैं चाहूंगा वो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हों, और उसके साथ साथ बच्चों आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होना चाहिए। फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग रादर देन द बिल्डिंग। हमने जो बेसिक वर्क करना है वो फाउंडेशन पे करना है, हमने नींव मजबूत बनानी है आप लोगों की। अगर नींव मजबूत बन जाती है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, तो क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं होता जो कि बाहर का होता है। बाहर सिर्फ हमारे दिमाग से बाहर का होता है कि हमने उसे स्टडी नहीं किया। बच्चों, अगर स्टडी नहीं किया तो क्या वो चीज हम प्रेजेंट नहीं करेंगे? क्या उस आंसर को हम नहीं करेंगे? उसके लिए हम अपने बेस्ट मेथड्स अप्लाई करेंगे। लॉ में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जिस भी चीज को, जिस भी वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पर लिखा है बेस्ट जजमेंट। तो बेस्ट जजमेंट नाम की भी एक चीज होती है जो कि मुझे आप लोगों की बिल्डअप करनी है। हमारी टीम मिलकर के आप लोगों की बेस्ट जजमेंट को इंप्रूव करेगी, ताकि आप हर इसी समस्या को, कोई भी ऐसी दिक्कत आपके सामने ना आए जो कि आप एग्जाम में फेस करने वाले हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना है। यूट्यूब पर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बाद में आप ऐप के थ्रू इस कोर्स को हमसे परचेज करेंगे। तो आइए जी, अब चलते हैं प्रभात सर के पास, जो और डिटेल में इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हिस्ट्री का जो प्रश्न होता है, किसमें बीपीएससी में जो आते हैं 150 में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। सबसे अधिक जो प्रश्न आता है एंशिएंट इंडिया से आता है, उसका आता है मॉडर्न इंडिया से। कभी कभी मिडाइवल से 2-4 प्रश्न पूछ देते हैं। पिछले बार देखा गया कि 4-5 प्रश्न पूछे थे मिडाइवल इंडिया से। एंशिएंट इंडिया में भी वो फोकस कहाँ करते हैं, तो बौद्ध और जैन, क्योंकि दोनों की धरती रही है, कर्मभूमि और जन्मभूमि की धरती रही है कहाँ, बिहार, इसलिए उससे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य की उत्पत्ति यहीं हुई है महाजनपद काल में। महाजनपद काल से आगे बढ़ेंगे तो मौर्य और जो है, तो मौर्य से भी सवाल पूछते हैं, मगध से भी सवाल पूछते हैं, और महाजनपद भी सवाल पूछते हैं। गुप्त से सवाल कभी कभी आते हैं, पिछले बार देखा गया गुप्त से सवाल। गुप्तोत्तर काल में भी हर्ष से एक बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर पूर्व मध्य काल में आएंगे तो पाल वंश पे, सेन वंश पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बंगाल में कहने का अर्थ होता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तीनों राज्य मिला के। उसके बाद आते हैं मिडाइवल इंडिया से, कभी कभी मुगल साम्राज्य से सवाल पूछते हैं। उसने मुगल साम्राज्य से सवाल पूछते हैं, मुगल एम्पायर से सवाल पूछा जाता है, और मॉडर्न इंडिया की क्वेश्चनों की भरमार लगा देता है वो। 15 से 20 प्रश्न पूछ जाते हैं, क्यों 30 क्वेश्चंस में हमने एक साल देखा था कि 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न इंडिया से। उसमें भी फोकस किया कहाँ, महात्मा गांधी पे फोकस कर गया उसने। 57 की विद्रोह से कुंवर सिंह फिक्स, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह फिक्स, किसान आंदोलन फिक्स, एकदम फिक्स है। उसमें सदन सरस्वती द्वारा यह फिक्स है, किसान सभा फिक्स है, और श्री कृष्ण बाबू जो बने वहां प्रथम मुख्यमंत्री, उनसे सवाल फिक्स है ये। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में आएंगे तो असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये फिक्स सवाल आते ही आते हैं।
पीछे आएंगे तो डचों के द्वारा फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी पटना में 1632 इसमें, वो फिक्स सवाल है, एकदम फिक्स बता रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, वीवीआई प्रश्न बोलते हैं इसको हम लोग, और 100% छपता है पेपर में। पाल वंश में देखेंगे कि धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय, फिक्स क्वेश्चंस। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा, वो फिक्स क्वेश्चन है। फिर मॉडर्न एरिया इधर आएंगे, देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बहावी आंदोलन पटना केंद्र था, ये फिक्स क्वेश्चन है। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, अल्टरनेट करके आने ही आने हैं। तो हम उसी पे फोकस करेंगे जिस टॉपिक से आते हैं प्रश्न, और उसी चीज को क्या करेंगे, एनालाइज करके बताएंगे, हमको डिस्क्रिप्ट करके बताएंगे आपको। इसीलिए हम PYQ सीरीज लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। प्रीवियस जितने पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, आपसे भी कमेंट करके आंसर लेंगे आपसे। उसके अलावा बिहार स्पेशल में पढ़ाऊंगा। बिहार स्पेशल में बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास में क्या है कि बिहार का गठन कब हुआ, पहले बिहार की पृष्ठभूमि जानेंगे, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। उसके बाद जानेंगे कि ऋग्वेदिक काल में उसका नाम क्या था, फिर मगध साम्राज्य का नाम ऋग्वेदिक काल में क्या था और कहाँ कहाँ नामें मिलती हैं, फिर किस महाजनपद के थ्रू बिहार का गठन हुआ था। उसके बाद आएंगे तो भाई बौद्ध जैन आ जाते हैं। उसके बाद आएंगे आधुनिक समय में बिहार का गठन कब हुआ था वो बताएंगे, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आने हैं ये प्रश्न। उसके बाद वहाँ पे मॉडर्न इंडिया में जो घटनाएं घटी हैं, जितनी घटनाएं, वो किसान आंदोलन हो या मुंगेर में किसान आंदोलन हो या दरभंगा में किसान आंदोलन हो, विद्यानंद द्वारा ये की गई है, या जो भी असहयोग आंदोलन किए गए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने सहयोग किया था, जयप्रकाश नारायण और कुंवर सिंह और श्री कृष्ण बाबू, ये 3, और सजन सरस्वती, ये 4 प्रश्नावली फिक्स प्रश्न है। आप उठा के प्रश्न पत्र देख लीजिए। उसके बाद भैया कि प्रभात सर ने दावा जो ठोका था वो एकदम 100% दावा ठोकेंगे, और मेरी टीम जो तैयार कराएगी वो हम 100+ की दावा ठोकेंगे आपसे। उसके बाद अब जब प्रश्न पत्र लेके बैठेंगे एग्जाम हॉल में तो मंद मंद मुस्काते हुए, कैसे महात्मा बुद्ध मंद मुस्काते थे, आप कहेंगे वाह, अनुपम सर ने जो पॉलिटी पढ़ाया दम छपा प्रश्न है, धीरज सर ने जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया वो छपा प्रश्न है, ज्योग्राफी पढ़ाया अनुपम सर ने वो छपा प्रश्न है, और समझ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट भी रहेगा उसमें, प्लस प्रभात सर ने जो हिस्ट्री पढ़ाया और जो बताया एकदम फिक्स क्वेश्चन है, मंद मंद मुस्काते हुए एक सन्यासी की भांति आप उसको आराम से होले होले टिक मारते हुए निकलेंगे और 100 कब क्रॉस कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उसका बिहार स्पेशल में बिहार का भूगोल से सवाल पूछता है। कोसी नदी फिक्स है, पुनपुन नदी फिक्स है, नदियों में बता रहे हैं, नदी प्रणाली की बात मैं कर रहा हूं। तब एक वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है, वो फिक्स क्वेश्चन है, और इस बार मैं 100% दावा कर रहा हूं एक प्रश्न का, 2 साइट जो है रामसर साइट घोषित की गई है, नगी और नकी डैम। इसके पहले कंवर झील था बेगूसराय का, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट का 2 रामसर साइट घोषित किया गया है जो 85 हो गए हैं, और ये आपको अनुपम सर भी बताएंगे, और ये मैं अभी बता रहा हूं बिहार स्पेशल में, ये फिक्स क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो प्रभात सर का नंबर लेके बात कर लीजिएगा, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। जीआई टैग से एक सवाल फिक्स क्वेश्चन है, 13 जीआई टैग है, उससे सवाल फिक्स क्वेश्चन है। प्लस पोल्ट्री में श्री कृष्ण बाबू प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन है, विधान परिषद है तो है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, ऐसे प्रश्न जो पूछते हैं एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बिहार में जो चुनाव हुआ लोकसभा कितने चरणों में हुआ, एकदम इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लस बिहार के करंट को भी हम ध्यान देंगे, जैसे कल ही देखा मैंने कि शरद कुमार पैरा ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है, तो ऐसे देखेंगे ओलंपिक में किसने मेडल लेके आया। और भी जैसे राजगीर में को नीतीश कुमार जी क्या किए, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं चाचा जी हमारे, वो गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए, ये फिक्स क्वेश्चन है। नया डीजीपी बना है, फिक्स क्वेश्चन है। मीना जी बने हैं वहां पे, क्या बोलते हैं, मुख्य सचिव, वो फिक्स क्वेश्चन है। एक अभी बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त, वो फिक्स क्वेश्चन है। जो करंट में है रिलेटेड वो बिहार से 4-5 करंट पूछते हैं। उसके अलावा मैं आपको करंट पढ़ाऊंगा, और करंट में मैं दावा दे दूंगा कि कहां से प्रश्न आते हैं। पढ़ाते सब हैं, उलूल जुलूल सब पढ़ाते हैं, मैं उसी को पढ़ाऊंगा जो एकदम आगे आना है। जैसे ओलंपिक फिक्स क्वेश्चन है, लॉन टेनिस फिक्स क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार फिक्स क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान फिक्स क्वेश्चन है, व्यास सम्मान, एकदम दावा ठोक के मैं बोलता हूं आता ही है। वो निकालना है तो कैसे निकालना है, प्रभात सर पढ़ाएंगे, अनुपम सर पढ़ाएंगे और ये सब पढ़ाएंगे तब ना निकलेगा। इसलिए हाँ, साइंस की टीचर है एक मैम मेरी, उनका नाम है भाग्यश्री,
नाम सुन के आप लोग लगा भाग्यश्री जी नहीं आई हैं। भाग्यश्री जी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, मैम है मेरी, साइंस पढ़ाएंगे, सपना मैम भी क्लास लेंगी, 2 मैम है। इसके अलावा मैं आपको 2 मिनट में आपको ब्रीफ कर देता हूं। जो हमने स्लाइड लगवाया है देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 17वीं बीपीएससी का डेट जारी कर दिया गया है। कब वो डेट जारी किया है? 17 नवंबर को डेट जारी किया है कि 17 नवंबर को पेपर लेंगे। मिड नवंबर की बात कर रहा था ट्विटर हैंडल से, और 17 नवंबर को उसने कंफर्म कर दिया कि मैं पेपर लूंगा। तो टाइम कम है, और टाइम कम है तो क्या करना है? PYQ से जुड़ना है। प्लस यदि आपको कोई दिक्कत हो तो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम लोग 299 ऐप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग को। उसमें टेस्ट इंक्लूड रहेगा और उसका डिस्कशन में इंक्लूड रहेगा। दूसरा स्लाइड देखिए, इसमें ये भी कटिंग है, हिंदुस्तान पेपर कटिंग है। बीपीएससी को 800 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। 17 नवंबर का डेट फिक्स है, जो पहले 30 सितंबर का था वो डेट हटा के अब 17 नवंबर कर दिया गया है। 800 से अधिक पदों की रिक्तियां इनको मिल चुकी है। अधिचयन जो बोलते हैं हिंदी में, अधिचयन मिल चुका है किसको? बीपीएससी आयोग को, और इंतजार किया जा रहा है। और 15 सितंबर से पहले, हाँ 15 सितंबर पहले, जैसे इनके सूत्र जो बता रहे हैं अनुपम सर के 1200 प्लस, और मुझे भी लग रहा है कि 1200 प्लस ही प्लस आएंगे। जैसे देखिए एक कटिंग और मुझे मिली आज पेपर की, दैनिक भास्कर कटिंग है ये, पदों की संख्या बता दिया इसने कि कितनी का अधिचयन मिला है। कह रहा है रेवेन्यू अफसर आरडीओ का 393 पद रहेगा, प्लस एक आरओ का पद होता है, एक आरडीओ अलग होता है, आरओ अलग होता है, ये होता है 287 पद है। उसके बाद है एसडीएम पद, जिसका क्या जिज्ञासा से इंतजार रहता है कि सर मैं आईएएस नहीं बन पाया सपोज डेट, तो एसडीएम ही बन जाऊं, कुछ बच्चों का रहता है। तो 200 पद है, 200 पद एसडीएम का, पहली बार बहुत समय लंबे समय बाद 200 पद आ रहे हैं। और इसके बाद डीएसपी, भाई बहुत लोगों को वर्दी की रहती है कि वर्दी पहनूंगा और शान से चलूंगा ऐंठ के, तो उसके लिए 130 पद आ रहे हैं। उसके बाद है प्रखंड पंचायत अधिकारी बीपीआरओ जो पोस्ट होता है, 75 से 80 पद है। और डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसके पद 28 से 30। और एमईओ होता है नगर कार्यपालिका पदाधिकारी होता है, 58 से 60। और जेलर का पोस्ट होता है वो 50 पद है। लगभग मैंने इसको ऐड किया तो 1200 प्लस था, और भी अधिचयन मंगाए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर कटिंग है, मेरी कटिंग नहीं है, दैनिक भास्कर कटिंग है, पेपर कटिंग है। और अब हिंदुस्तान लाइव ने बता भी दिया है कि 1500 से अधिक पद रहेंगे, और 15 सितंबर से पहले वैकेंसी आ जाएगी और नवंबर में पेपर हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल नहीं, मेरी संस्था के चैनल को ट्रिनिटी आईएएस को सब्सक्राइब करना है, लाइक ठोकना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के बीच में जो गांव में बैठे हैं, सुदूर गांव में, तो उन्हें भी क्या होगा, PYQ सीरीज का फायदा मिल जाएगा। और वो भी कहेंगे कि हाँ सर लोग ने जो कराया, एक्सपर्टीज टीम जो कराई वो फायदेमंद है। एग्जाम हॉल में मंद मंद सन्यासी की भांति मुस्कुराते हुए बाहर निकल के हो सके कॉल बैक भी करेंगे हम लोग को। चलिए अनुपम सर कुछ और बताएंगे, बताइए अनुपम सर, बताइए अनुपम सर, पॉलिटिक्स क्वेश्चन को कैसे हम लोग 15 कोशिश करेंगे करने का। बिल्कुल सर, पॉलिटी के क्वेश्चन देखो, पॉलिटी के साथ एक बड़ी खास बात है कि भारत का संविधान और भारत की राज व्यवस्था, अब से इतिहास है, भूगोल है, ये ऐसे विषय हैं कि इनको पूरा किसी भी बच्चे के लिए या इवन शिक्षक के लिए भी एक साथ एकत्रित करना बहुत बड़ा सिलेबस होने के कारण एक इम्पॉसिबल टास्क है। मतलब इतने फैक्ट हैं कि आपसे गलतियां होंगी। लेकिन स्पेशली अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसमें 2 ही संस्थान हैं पूरे भारत में जो चेंज कर सकते हैं, एक भारत की संसद, दूसरा भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका। अब इसमें न तो आप संसद में हो न मैं सर्वोच्च न्यायालय में हूँ, तो जो है जैसा है वो एज इट इज है, आपको पढ़ना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आप PYQ से कवर करोगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस पे कवर करेंगे, और ऐसा कुछ नया नहीं है। कल से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप YouTube पे पहले आराम से 10-15 दिन उन डिस्कशंस को देखिए। हमारा सिर्फ यही प्रयास है कि पहले एक सही चीज़ आपके पास पहुँचे। आप तुलना कर लीजिए हर संस्थानों से, जो भी डिस्कशन चल रहे हैं। आज ऑनलाइन है चीज़ें, हमारे पास भी अवेलेबल है, आपके पास भी अवेलेबल है, एवरीथिंग ऑन योर फोन क्लिक। तो आपके फोन क्लिक पे सारा कुछ है। लेकिन बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सही से पूरे डिस्कशन को पढ़िए,
पूरे डिस्कशन को सुनिए। वो PYQ अगर आपको लाभप्रद लगता है तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और हमारे संस्थान के चैनल को ज्वाइन करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और इसी के साथ आज की बातों को हम विराम देते हैं और कल आपसे मिलते हैं 10 बजे से, ठीक है? थैंक यू ट्रिनिटी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।